Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसे कि हमारा 6वां बैच है लखनऊ सेंटर का, जो ये सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, आज इनका एस्टिमेशन का पूरा क्लास ख़त्म हो चुका है और आज इनका फाइनल प्रेजेंटेशन होने वाला है। और देखते हैं ये लोग फाइनल प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताते हैं। पूरा इसमें एक घर के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बात होगी कि साइट क्लीनिंग से लेकर की हैंड ओवर तक क्या क्या इन्होंने आज तक सीखा है। तो सब लोग बारी बारी से जो है एक एक चीज़ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इनको कैसा है इनका प्रेजेंटेशन। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम अभिजीत मजुमदार है और मैं झारखंड से हूं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विंडो ग्रिल के बारे में, जो कि हमने मतलब 15 दिन के एस्टिमेशन में पढ़ा है वैष्णो सर के गाइडेंस में। तो आज मैं आप लोगों को विंडो ग्रिल के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विंडो ग्रिल से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब हम लोग जो विंडो लगाते हैं घर में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एज वी ऑल नो दैट विंडो इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ विंड एज द नेम सजेस्ट। हाँ, तो जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है कि इसका नाम है विंडो। विंडो मतलब कि घर में विंड का प्रवाह का मतलब जो हवा के प्रवाह को जो मतलब होता है ना कि वेंटिलेटेड रखता है पूरे रूम को। और इसको हम लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी लगाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उधर हम लोग विंडो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है विंडो मतलब फिट करने से पहले कोई भी रूम में। दूसरा है कि अब विंडो तो लगा ले, लेकिन हम लोग आजकल जनरली देखते हैं कि विंडो के बाहर मतलब जो विंडो रहता है वो ग्लास विंडो रहता है। मतलब नॉर्मली मतलब जनरली आजकल देखा ही जाता है कि ग्लास विंडो रहता है। तो उस ग्लास को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से विंडो ग्रिल लगाते हैं। और इसका भी अपना मतलब इम्पोर्टेंस है, इसका भी बहुत सारी मतलब नीड्स है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, सेफ्टी। सेफ्टी इसको हम लोग इसलिए मतलब एज ए सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसको कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा मतलब घर में कोई बच्चा है, वो मतलब कि मान लीजिए बाहर गिर जाए, मतलब छोटा बच्चा, उसको मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बाहर से विंडो ग्रिल लगाते हैं। फिर हम लोग आपका आ गया एस्थेटिक्स, मतलब कि ये बाहर से अगर मतलब अलग अलग शेप के भी मतलब वेल्डिंग करके हम लोग अलग अलग शेप मतलब जैसे आप देखे होंगे कि फूल बना के या फिर पत्ता बना के, मतलब जैसे भी अलग अलग मतलब जो वेल्डर होते हैं वो लोग उसको अलग अलग डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, उसको एक मतलब बाहर से एक एस्थेटिक अपीयरेंस देता है। ठीक है। और तीसरा चीज़ हो गया फ्रेश एयर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये आपको एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर विंडो नहीं रहे, विंडो और डोर का मतलब अगर नहीं रहे रूम में, तो मतलब रूम में आदमी रह ही नहीं पाएगा। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड इन साइट फॉर इट्स मेजरमेंट। तो टाइप में सिर्फ विंडो की ही बात नहीं है, हम लोग टाइप में जितने भी तरह के मेटल्स मतलब यूज़ करते हैं उसको मतलब उसका जब हम लोग मतलब एस्टिमेट करते हैं तो उसको मेजर करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, पहला तो होता है आपका रनिंग मीटर में, दूसरा होता है आपका डेंसिटी में। तो मैं आपको दोनों एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर रनिंग मीटर में हम लोग मतलब इसको निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई विंडो है जिसका विंडो साइज है 900, मतलब उसकी जो एक्स डायरेक्शन में ये जो है ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। मान लीजिए कि ये कोई विंडो है, तो ये जो है ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये 900 mm है, और ये जो है ये 12 है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला उसका हम लोग विंडो साइज पता करना पड़ता है। फिर हम लोगों को ये पता करना पड़ता है कि उस पूरे बिल्डिंग में कितना मतलब उस साइज का विंडो कितना सारा लग रहा है। ठीक है, वो हम लोग पता कर लिए। फिर उसका मतलब जो विंडो का जो मतलब विंडो ग्रिल का जो साइड में जो फ्रेम बनेगा, जिसको हम लोग स्टील प्लेट कहते हैं, जिसका साइज जो रहता है वो L × 20 × 5 रहता है। L मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो उसके ये वाले डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब इसका जो आउटर फ्रेम जो बनेगा उसके लेंथ पे टोटल डिपेंड करेगा कि इसका L कितना है। 20 हो गया उसका जो मतलब मान लीजिए कि तो ये जो 20 जो है ये वाली पोर्शन शो कर रही है, और ये जो 5 है ये इसका थिकनेस को बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। और अब अगर हम लोग स्क्वायर रॉड जो मतलब कि हम लोग वर्टिकली मतलब कि जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग
उसका जो डायमेंशन है उसका L इंटू 10 है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया उसका भी वैसा ही होगा। और अब हम लोग अगर इसको हम लोग रनिंग मीटर में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग ये पता कर लेते कि उस पूरे विंडो में कितना, जो अगर हम लोग इसका आउटर फ्रेम की बात करें, जैसे कि ये आपको दिख रहा है इमेज एंगल 35x35x5 लिखा हुआ, मैंने वो डायमेंशन बताया था, वो डायमेंशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये आपको स्टील प्लेट है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसको हम लोग कोई भी मतलब वेट मशीन से उसका हम लोग 1 मीटर कटवा के वहाँ पर हम लोग साइड में मेजर करवा लेते हैं, ठीक है। फिर उसका जो भी मतलब टोटल लेंथ है तो हम लोग को पता चल गया ना कि मतलब उसका 1 मीटर का जो भी लेंथ है उसका हम लोग को वेट पता चल गया। अब हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको वेट मशीन में रखवा के मतलब मेजर करवा लिए। अब उसका जो भी टोटल लेंथ आता है उससे इंटू कर देंगे तो हम लोग का पूरा मतलब कि वो जो है उसका मतलब टोटल वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि केजी में आता है। मतलब इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो किलोग्राम में होता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करें, ये जो हॉरिजॉन्टल हम लोग एक एक करके निकालते हैं क्योंकि विंडो है ना, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है, मतलब इसका जो हर एक पार्ट हम लोग को एक एक करके निकालना होता है। दूसरा पार्ट में क्या होता है कि हम लोग एक ही बार में मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट बैठा दे सब निकाल ले, लेकिन इसको हम लोग एक एक करके निकालना पड़ता है। तो पहले हम लोग वो निकाल लिए स्टील प्लेट, फिर हम लोग ये इसका जो स्क्वायर रॉड रहता है बीच वाला वर्टिकल वो हम लोग निकालते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग वही करते हैं, 1 मीटर लेके उसको मेजर करवा लेते हैं कि उसका वेट कितना आ रहा, फिर उसके लेंथ से हम लोग इंटू कर देते हैं, मतलब जितना भी उसका आ रहा तो हम लोग का टोटल आ जाता। इस तरह से हम लोग इसका भी नंबर कैलकुलेट करके मतलब इसका भी मतलब सिमिलरली सेम पैटर्न है, बस वैल्यू पुट करके हम लोग को निकालना, मतलब कॉन्सेप्ट बस रहना चाहिए। और लास्ट जो है आप हम लोग जो है ये होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं। होल्ड फास्ट हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जैसे होता है ना कि विंडो मतलब हवा दे रहा है या फिर विंडो ग्रिल को भी तो मतलब विंडो ग्रिल तो विंडो को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन विंडो ग्रिल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं। होल्ड फास्ट का काम ये रहता है कि जो विंडो के साइड में जो वॉल रहता है वो उसके साथ अच्छे से मतलब बॉन्डिंग बनाए, ठीक है, इसलिए हम लोग होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसका भी कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसे हमने बताया वो रनिंग मीटर के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है बाय डेंसिटी। डेंसिटी से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग वो जो हम लोग बचपन में पढ़े थे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो डेंसिटी रहता है स्टील का, अगर ये प्रॉपर स्टील है तो ही वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो डेंसिटी का जो होता है आपका 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वो हम लोग उसके डेंसिटी के जगह पे रखेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी के जगह पे हम लोग 7850 बैठाएं और वॉल्यूम जो है इसका हम लोग लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट करके इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये दोनों के इंटू करने पे क्या हो जाएगा, हमको टोटल मास मिल जाएगा। और इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, इसका यूज़ हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग वो जो मेटल यूज़ कर रहे हैं उसका डेंसिटी हम लोग को पहले से नोन रहेगा, ठीक है। तभी हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा के हम लोग उसका मास निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे एस्टिमेशन हम लोग को पता है कि मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले एस्टिमेशन होता है, तो हमारे पास डेटा रहना चाहिए कि कौन सा सेक्शन का कितना यूनिट वेट कितना आ रहा है, ठीक है। आप यूनिट देख सकते हो किलोग्राम पर मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये बॉटम फेज हो गया, टॉप हो गया और लेफ्ट एंड राइट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉटम को अलग लिखा मैंने, टॉप को अलग लिखा और ये राइट एंड लेफ्ट एंड राइट को अलग लिखा, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपका एल्युमिनियम विंडो का। एल्युमिनियम विंडो में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसमें ग्रिप प्रोवाइड रहता है और रेल भी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी अलग होगी और जो ऊपर प्रोवाइडेड रहता है उसमें रेल नहीं होता, सिर्फ ग्रिप होता। मतलब जो विंडो हम लोग ऐसे स्लाइड करते हैं ना, ग्लास स्लाइडर रहता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसमें सिर्फ स्लाइडर ग्रिप रहती है, उसमें रेल नहीं रहता, इसलिए उसका डेंसिटी अलग निकलेगा। और ये जो लेफ्ट एंड राइट हम लोग करके लिखे क्योंकि हम लोग को पता है कि लेफ्ट में भी जो होगा राइट में भी यही मतलब वही होगा, मतलब ऐसा होता है विंडो में। एक एल्युमिनियम विंडो आप लोग देखे ही होंगे, ये हम लोग उसके फिक्स फ्रेम की बात किए। अब अगर हम लोग एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम की बात करें, मतलब जो ये तो फिक्स फ्रेम मतलब कि विंडो के चारों तरफ जो फिक्स रहता है, ठीक है, जिसके अंदर वो विंडो रहता है, ठीक है। और अब अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम की, मतलब जो वाला पार्ट स्लाइड करता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस बात की बात कर, पहले तो मैंने ये साइड वाला निकाल लिया जिसको हम लोग एल्युमिनियम फिक्स फ्रेम कहते हैं। अब हम लोग ये स्लाइडिंग वाला पार्ट निकाल रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे,
टॉप मतलब ये दोनों निकाल लेंगे, फिर साइड वाला अलग से निकालेंगे। नहीं, इसका अलग होगा क्योंकि ये इसमें लॉक लगा हुआ, आप देख सकते हो ये जो है लॉक लगा हुआ है, इसलिए इसकी डेंसिटी अलग होगी। और एक पार्ट होता है आपका वर्टिकल ऐसा वाला, तो एक वर्टिकल विथ लॉक, एक वर्टिकल विदाउट लॉक। ठीक है, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग उसका अलग अलग पार्ट निकाल लेते हैं, और जितना भी पार्ट रहता है वो आप देख सकते हो, बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वो जो है आप उस पर पुट करके मतलब नंबर से इंटू करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। Good afternoon to all present over here, respected Vaishnav sir and dear friends. मैं आशुतोष आज आप सभी को बिल ऑफ क्वांटिटी के ऊपर प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। बिल ऑफ क्वांटिटी इतने दिनों तक आपने अलग अलग प्लिंथ लेवल का अलग, सब स्ट्रक्चर का अलग, सुपर स्ट्रक्चर का अलग, स्लैब का अलग, रूफ का अलग, हर कुछ निकाला। अब बारी आई कंक्लूड करने की। अब हम करेंगे कंक्लूड, देंगे फाइनल टच अपने एस्टिमेशन को। उससे पहले हमें जानना बेहतर रहेगा, अगर हम जान लें एस्टिमेट क्या है। हमने शुरुआत भी यहीं से की थी एस्टिमेट से, अंत भी एस्टिमेट से करेंगे। तो एस्टिमेट आपको पता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें जितनी क्वांटिटी लग रही है, राइट फ्रॉम एस्केवेशन, आपने एस्केवेट किया, अप टू पैरापेट वॉल, आपने पैरापेट वॉल भी तैयार कर ली। बीच में काफ़ी चीज़ें आई, मेरे दोस्तों ने बताया क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब एस्टिमेट, दूसरी चीज़ सबसे जरूरी, वाई एस्टिमेट, जरूरी क्यों है एस्टिमेशन करना? तो एक फनल बना हुआ है, फनल में हमें सारे रीजंस दिए हुए हैं क्यों हमें एस्टिमेट करना जरूरी है। सबसे पहला, रीजनेबल प्राइस ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप काम करते वक्त पैसा लगा के ये तो नहीं करोगे ना कि चलो अभी बनाना शुरू करते इतना पैसा लगेगा, फिर जब जरूरत होगी वहां पैसा लगाएंगे। ये बिल्कुल एक प्लान, एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। एक प्लान, प्रोफेशनल, स्ट्रूड पर्सन का तरीका होता है एस्टिमेशन। आपको काफ़ी उदाहरण दिए गए हुए हैं एस्टिमेशन के लिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एस्टिमेशन के लिए दूसरा है टू प्रिसाइंस। प्रिसाइंस मतलब फोर्सी आगे की चीज़ों को देखकर बताना। हमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी वर्कफोर्स की जरूरत होगी, इन सब को प्री डिटरमाइंड, प्रिसाइंस करने के लिए ही हमें एस्टिमेशन की जरूरत होती है। फिर छोटा सा डेफिनेशन बिल ऑफ क्वांटिटी का क्या होता है, आप सभी को पता है। बिल ऑफ क्वांटिटी सिंपल सा है, टोटल क्वांटिटी जो आपने अभी तक निकाली हुई है, ठीक, और उसको हम सीधा रेट जो कि हमें SOR से मिलेगा, शेड्यूल ऑफ रेट से मिलेगा, बस मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है टेंडरिंग के लिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हमारे टेंडरिंग के लिए, और ये आपको धीरे धीरे शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से भी पता चलेगा क्यों हम किसी को रनिंग मीटर में लेते हैं, कि किसी को स्क्वायर मीटर में लेते हैं, क्यों किसी को क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी, दिस इज हाउ यू विल सी योर बिल ऑफ क्वांटिटी। जब आप कंक्लूड करने चाहेंगे इस तरह से आपको दिखेगा बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है, यूनिट लिखनी है, रेट लिखनी है। ये स्पेसिफिकेशन आपको शेड्यूल ऑफ रेट से लिखनी है। आगे हम थोड़ा बेहतर डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी में। सबसे पहले कोड आपको शेड्यूल ऑफ रेट से मिलेगा। आपका जो भी आइटम है, हर आइटम जस्ट लाइक आपको एक्सकेवेशन करना है, एक्सकेवेशन सिर्फ एक्सकेवेशन करना है, उसका अलग कोड होगा। एक्सकेवेशन के साथ साथ आपको टाइमिंग करनी है, लेवल करना है, उसका अलग से आपको कॉस्ट मिलता है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, आपको कोड से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आइटम डिस्क्रिप्शन, उसी के साथ साथ कोड के साथ आइटम डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अर्थवर्क के साथ आपको टाइमिंग करनी है, उसका अलग डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ अर्थवर्क करना है, उसका अलग डिस्क्रिप्शन है। फिर अगर आपको बैक फिलिंग के लिए अलग से लोकल सॉल की जगह कहीं और से सॉल लगा के मंगानी है, उसके लिए अलग है। हर चीज़ के लिए अलग कॉस्ट है। आपको बेहतर तरीके से शेड्यूल और रेट पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप बहुत बेहतर तरीके से अपना बिलिंग कर सकते हैं। एस्टिमेटेड क्वांटिटी जो आप निकाल चुके हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, तभी आप कंक्लूजन करने जा रहे हैं, कंक्लूड करने जा रहे हैं, टेंडर फाइल करने जा रहे हैं। मेजरमेंट, रनिंग मीटर में किसको लेते हैं, किस क्वांटिटीज को हम रनिंग मीटर में ले सकते हैं। नोजिंग हो गए, पाइपिंग हो गई, जितने भी हम प्लम्बिंग में पाइप यूज़ करते हैं उनका हम रनिंग मीटर में ले सकते हैं। क्यूबिक मीटर में शुरुआत करते हैं, एक्सकेवेट करके सॉइल निकाला,
क्यूबिक मीटर में कर सकते हैं। स्क्वायर मीटर में क्या करते हैं? बिल्कुल, आप सभी को बेहतर पता है क्या क्या कर सकते हैं। रेट, शेड्यूल ऑफ रेट से पता चलेगा। अभी हम आगे देखेंगे शेड्यूल ऑफ रेट कैसा दिखता है, क्या होता है, DSR क्या है, सारी चीज़ देंगे। अमाउंट, आप टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी भी एक बहुत ही इसेंशियल फैक्टर होता है। तो कंटिजेंसी क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कभी भी अनफॉर्सिन इंसिडेंट्स हमारे साइड पे हो सकते हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अर्थक्वेक आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके लिए कंटिजेंसी लगभग हर प्रोजेक्ट में होता है, यहाँ भी हमको लेना है। 3 to 5% प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, आप ले सकते हो। फिर है GST, पिछले सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स हमारा GST तो आपको देना ही। एब्स्ट्रैक्ट, तो आपने जितना भी अपना एस्टिमेशन का शीट बनाया, ठीक है, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट में लाके कंक्लूड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट से ही हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी के फाइनल शीट में। एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है? इट्स जस्ट एन एपिटोम। एपिटोम मतलब ब्रीफ, आपने जितना काम किया, प्लिंथ से, एक्सकेवेशन से, सुपर स्ट्रक्चर से, सब स्ट्रक्चर तक जितना भी कैलकुलेट किया, उसको हम एक ब्रीफ केस, ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स, क्वांटिटीज एब्स्ट्रैक्ट शीट में रखते हैं। फिर है DSR। क्या होता है? DSR इज डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, आपको पता होगा, जिससे हम रेट अपने निकालते हैं। इसको डिज़ाइन करते हैं हमारे जितने भी बहुत ही कंसर्न पर्सन रहते हैं, यहाँ CPWD के हमारे जितने पर्सनल्स होते हैं, स्टेट PWD भी अपने तैयार करते हैं। अब थॉरो एनालिसिस होती है रेट डिसाइड करने में। आप और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैरी करता है, ठीक है, ये हर महीने के हिसाब से भी चेंज हो सकता है और डे वाइज भी रेट्स चेंज हो सकते हैं। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है रिगार्डिंग द DSR। ये होता है DSR का लुक, फर्स्ट पेज ऐसा होता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस इसमें ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है, आपको एक एक स्पेसिफिकेशन पढ़ना है, आपको क्या आप काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका क्या रेट आपको लेना है। बिल्कुल आप DSR पढ़िए, वहाँ से उठाइए, पुटअप करिए अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में जो ओवरव्यू हमने देखा था, ठीक है। इसमें किस किस चीज़ के स्पेसिफिकेशंस हम लेंगे, किस किस चीज़ों के स्पेसिफिकेशंस लेंगे? अर्थवर्क स्पेसिफिकेशंस फ्रॉम DSR से हम क्या क्या स्पेसिफिकेशंस ले रहे हैं? अर्थवर्क का लिया, सीमेंट कंक्रीट का लिया, रेनफोर्समेंट का लिया, फॉर्म वर्क का लिया, ठीक है, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क। और इसको हम कहाँ पुट करते हैं? ये जो हमने ओवरव्यू देखा था, बिल्कुल इस ओवरव्यू में आपने देखा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक दिख रहा है, ग्लिम्स दिख रहा है थोड़ा। अर्थवर्क क्वांटिटी यहाँ रखी, ठीक है, क्वांटिटी आप एब्स्ट्रैक्ट सीट से वहाँ से आप डायरेक्ट पुटअप करेंगे स्मार्ट वर्क एक्सेल की मदद से, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सीट से आप डेटा इनपुट करेंगे। रेट आप DSR से लेंगे, अमाउंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, इनको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में आकर के टोटल अमाउंट, ठीक है, उसमें 5% हम इलेक्ट्रिफिकेशन का लेते हैं, टोटल किया, कंटिजेंसी 3 to 5%, देन हमारा टोटल क्वांटिटी या टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट हम कहेंगे, ठीक है, इट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि हमारी अभी साइट, हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये होगा हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये है DSR का व्यू, ये सारी चीज़ें होते हैं और इसी के साथ साथ आपका तैयार हो जाएगा आपका बिल ऑफ क्वांटिटी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ दीपक पासवान। आज हम जैसे बिल्डिंग में होने वाले प्लम्बरिंग आइटम में क्या क्या चीज़ जैसे बिल्डिंग में प्लम्बरिंग आइटम क्या क्या यूज़ होता है और सैनिटरी पार्ट क्या क्या यूज़ होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। टैंक सबसे ऊपर बिल्डिंग के पार्ट पर लगाया जाता है, जिसमें पानी को स्टोर करने के लिए लगाया जाता है। स्टोर में यहाँ पे आउटलेट पानी, इनलेट पानी से जैसे कि समरसेबल से पाइप को भेजा जाता है और यहाँ आउटलेट पानी से नीचे बिल्डिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है और ट्रांसफ़र पाइप के माध्यम से किया जाता है, पाइप के माध्यम से किया जाता है। पाइप जनरली 4 टाइप के होते हैं, GI पाइप हो गया, UPVC पाइप, CPVC पाइप, PVC पाइप। और जनरली जैसे कि हम लोग बिल्डिंग में अपने बिल्डिंग पार्ट में यूज़ करने के लिए CPVC पाइप का यूज़ किया जाता है। CPVC पाइप जैसे कि केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। बीप कॉक और पिलर कॉक। बीप कॉक का यूज इस 2 टाइप में आता है, लॉन्ग बॉडी और शॉर्ट बॉडी। वो भी 2 टाइप में आता है, लॉन्ग बॉडी और शॉर्ट बॉडी। इसका यूज बाथरूम
बाथरूम में हम करते हैं और इसका यूज वॉश बेसन में हम करते हैं। एंगल वाल्व का यूज सिस्टम के बगल में कनेक्शन पाइप के माध्यम से हम सिस्टम में पानी को फ्लो कराते हैं कि सिस्टम में। और एंगल टू वे बीप का यूज जो टॉयलेट में लगा रहता है कि हेल्थ पासिट नीचे अटैच रहता है और वहीं पे यूज किया जाता है टू वे बीप का यूज। शावर का यूज ऊपर ना जैसे कि बाथिंग करने के लिए किया था, और वाल मिक्सचर का यूज जैसे ठंडी के मौसम में एक में जैसे गर्म पानी आएगा, दूसरे में ठंडा पानी आएगा, दोनों को मेंटेन करके बाथिंग करने के यूज करते हैं। एन ट्रैप और पी ट्रैप का यूज, एन ट्रैप का यूज जैसे बाथरूम में करते हैं, और पी ट्रैप का कमोड के नीचे लगाया जाता है और फ्लश से टैंक में अटैच हो जाता है पी ट्रैप। एल्बो जैसे दो पाइप को 90 डिग्री पे बेंड करने के लिए एल्बो का यूज किया जाता है। टी का यूज तीन पाइप को एक जगह अटैच करने के लिए, जैसे ऊपर से हमारा एक पाइप है, यहाँ दो जगह हमें पानी को फ्लो कराना है तो यहाँ पर हम टी का यूज करेंगे। और क्रॉस पाइप जैसे ऊपर से हमारा पानी आ रहा है, तीन डायरेक्शन में हमें भेजना है, यहाँ पे क्रॉस का यूज करेंगे। सॉकेट जैसे हमारे पाइप मार्केट में या 10 फीट में आते हैं, 10 से 12 फीट में आते हैं, उसका लेंथ अगर बढ़ाना हो तो सॉकेट से लगा के इसको बढ़ाते हैं सॉकेट। गेट का पूरे बिल्डिंग का पानी को बंद करने के लिए, जैसे कोई भी नीचे पाइप हमारी फट गई, पूरा कैसे रिपेयरिंग करेंगे, इसी गेट वाल से ऊपर सबसे पहले पानी बंद करेंगे, उसके बाद रिपेयरिंग करेंगे, फिर पानी को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ऊपर टैंक के पास लगाया जाता है गेट वाल्व का। एमएस खुज्जा जाली चैम्बर के ऊपर लगाया जाता है कि चैम्बर को साफ करने के बाद फिर एमएस खुज्जा जाली से ढक देते हैं। सिंक का यूज किचन में किया जाता है बर्तन वर्तन धोने के लिए, और एक रूम का सप्लाई बंद करने के लिए हम बाल का यूज करते हैं, जो कि गेट वाल्व की तरह रहता है, लेकिन इसमें एक रूम का हम सप्लाई बंद करते हैं। वेस्टेज पाइप का यूज जैसे सिंक के नीचे पानी को जैसे पाइप में फ्लो करने के लिए वेस्टेज पाइप का यूज करते हैं। सिस्टम को फ्लश करने के लिए हम सिस्टम पाइप का यूज किया जाता है। यहाँ से कनेक्शन पाइप को ऐड कर देते हैं, गेट यहाँ पे वाल्व रहेगा, कनेक्शन पाइप ऐड हो जाता है। सो थैंक यू। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।